आज देखते हैं वर्क। वर्क होता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, और ये स्केलर क्वांटिटी है तो डॉट प्रोडक्ट से डिफाइंड है एफ डॉट डी। एफ फोर्स वेक्टर है और डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो वेक्टर को ऐसे समझते हैं एक्स वाई और जेड, है ना। एक्स वाई जेड प्लेन में एक पॉइंट से दो पॉइंट पे कोई बॉडी जा रहा है, किसी भी रास्ते से जा सकता है ना। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, और जिस फोर्स से जा रहा है वो फोर्स है F। ये फोर्स F इस पे एक्ट कर रहा है वेक्टर में, और डिस्प्लेसमेंट A से B जो डायरेक्ट मिला देंगे लाइन, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये थीटा मेजर करना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन में दिया होगा, अदरवाइज ज्योमेट्री से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो W हो जाता है, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दिए तो ये हो गया F cos थीटा, F cos थीटा और इंटू डी। अब यहाँ पे आई जे के नहीं आएगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। F cos थीटा स्केलर कंपोनेंट है फोर्स का इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डी हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखो थीटा यदि 0 डिग्री हो जाए तो वर्क डन मैक्सिमम होगा एफ डी बिकॉज cos 0 1। थीटा 90 डिग्री हो जाए वर्क डन 0 हो जाएगा cos 90 0। परपेंडिकुलर फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 रहेगा। ये देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है, वर्क डन 0। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो वर्क डन मैक्सिमम। थीटा 180 डिग्री है तो वर्क डन हो जाएगा माइनस एफ डी। डिस्प्लेसमेंट राइट है और फोर्स लेफ्ट है, तो ये 180 का एंगल है। और एनी एंगल रहेगा, थीटा यदि कोई भी एंगल है तो वर्क डन एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। अब वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। ए का पोजीशन वेक्टर है आर इनिशियल और बी का पोजीशन वेक्टर है आर फाइनल। तो ए और बी को जो लाइन मिला रहा है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, मीन्स x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। और फोर्स वेक्टर जो है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा fxi प्लस fyj प्लस fzk। तो वर्क डन निकल जाएगा, f डॉट d से डिफाइंड है f डॉट d। तो i के साथ i कंपोनेंट, j के साथ j कंपोनेंट, k के साथ k कंपोनेंट। तो ये हो गया fx x2 माइनस x1 प्लस fy y2 माइनस y1 प्लस fz z2 माइनस z1। ये हो गया वर्क डन वेक्टर फॉर्म में, और ये स्केलर क्वांटिटी है तो आई जे के नहीं होगा यहाँ पे। अब ये फोर्स यदि कांस्टेंट है तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड कॉन्स्टेंट आएगा। यदि वेरिएबल फोर्स रहेगा तो ये हो गया कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन, और वर्क डन जब वेरिएबल होगा फोर्स तो उस केस में ये एफ डॉट डी आर हो जाएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मीन्स एफ एक्स के साथ डी एक्स लग जाएगा, है ना, एफ वाई के साथ डी वाई लग जाएगा, और एफ जेड के साथ डी जेड लग जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2। तो ये हो गया x कंपोनेंट का वर्क डन, ये y कंपोनेंट फोर्स का वर्क डन, ये z कंपोनेंट फोर्स का वर्क डन। थ्रू आउट इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर मिलेगा। ग्राफिकली देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का x और f का यदि एरिया ले लें, है ना, x1 से x2 तक, ये देखो x1 है, ये x2 है, तो इस एरिया को कहेंगे fx dx। ये आया। सिमिलरली y एक्सिस में जब देखेंगे y के साथ फोर्स को, है ना, ये x कंपोनेंट फोर्स है, ये y कंपोनेंट फोर्स है, तो ये y1 से y2 जाएगा। तो ये जो एरिया है वो ये फाई dy है ना। और जब z कंपोनेंट आएगा z एक्सिस के साथ fz कंपोनेंट, तो ये जो एरिया आएगा z1 से z2 का, ये fz आएगा। तो एरिया ऑन x एक्सिस या एरिया ऑन y एक्सिस, एरिया ऑन z एक्सिस। फोर्स के एक्सिस पे एरिया नहीं लेना है, डिस्प्लेसमेंट के एक्सिस पे एरिया लेना है।
तो उस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंदर का जो एरिया होगा ग्राफ के अंदर का वो वर्क डन को बताएगा। अब देखो यदि कोई ब्लॉक है, इस पर कोई फोर्स F लग रहा है थीटा एंगल पे और इसका डिस्प्लेसमेंट D हो गया है, A पॉइंट से B पॉइंट चला गया है, तो इस केस में वर्क डन जो होगा वो F cos थीटा इंटू D आ जाएगा। ये देखो फोर्स का x कंपोनेंट F cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, और फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा F sin थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट पे 90 डिग्री है तो इसका वर्क डन 0 होगा, है ना। वैसा फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट पे 90 डिग्री है उसका वर्क डन 0 आएगा, और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन का जो फोर्स होगा उसका वर्क डन ही डिफाइंड होगा। फिर मान लो इंक्लाइन प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये देखो थीटा है, एक ऑब्जेक्ट है, A पॉइंट से B पॉइंट आता है, मास इसका m है, डिस्प्लेसमेंट D डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इस केस में इस पे जो फोर्स लग रहा है वो तो mg है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये एंगल 90 माइनस थीटा है। तो फोर्स का कंपोनेंट इधर ले लो तो ये आ जाता है mg साइन थीटा। तो इस केस में वर्क डन कितना आ जाएगा, F साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब mg d साइन थीटा, ये वर्क डन आ गया। मान लो कि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, ये देखो नीचे से ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है ना, और ग्रेविटी mg साइन थीटा डाउन द इंक्लाइन प्लेन लग रहा है। तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो माइनस mg d साइन थीटा होगा। क्यों? क्योंकि 180 एंगल बन रहा है इसीलिए। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बॉडी A से B पॉइंट पे जा रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, रफ सरफेस है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, नॉर्मल n लग गया, वेट mg नीचे लग गया, फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा। यदि बॉडी A टू B जा रहा है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा वो माइनस FD हो जाएगा, मतलब माइनस म्यू mg d आ जाएगा। मान लो अब इंक्लाइन प्लेन पे आ रहा है, थीटा एंगल है, ब्लॉक A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रहा है। इस केस में ये रफ सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है D, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा वो माइनस FD। यहाँ पे नॉर्मल और ठीक अपोजिट mg cos थीटा, तो नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस म्यू mg d cos थीटा। तो सिचुएशन अलग अलग आएगा तो वर्क डन की वैल्यू अलग अलग आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट अपना फंडामेंटल जो है वो क्या है, F डॉट डी। इस पे फोकस करना है, फोर्स देखना है किस फोर्स के कारण निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट को देखना है, इन दोनों के बीच के एंगल को देखना है, और उसका cos थीटा कंपोनेंट लेना है। इस केस में 90 माइनस थीटा था तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, है ना। ये जो F साइन थीटा आया, ये F साइन थीटा क्यों आया, ध्यान से समझना, F cos 90 माइनस थीटा, है ना। तो cos 90 माइनस थीटा को बोल देते हैं साइन थीटा, और फोर्स की जगह mg है, यहाँ पे फोर्स की जगह फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के अलावा यहाँ पे वेट भी है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यदि लें तो ये mg साइन थीटा इंटू डी आएगा। और जब टोटल वर्क डन की बात करेंगे तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg d साइन थीटा माइनस म्यू mg d cos थीटा। तो ये टोटल वर्क डन है, और ये ग्रेविटी का वर्क डन है, और ये फ्रिक्शन का वर्क डन है इंडिविजुअल। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे ही आंसर करना है। अभी वर्क डन स्प्रिंग फोर्स का देखते हैं। एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इसका नेचुरल लेंथ L दिया हुआ है। अब इसको इलोंगेट करते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं। मान लो x1 इलोंगेशन इनिशियल में है और x2 इलोंगेशन फाइनल में है, तो ये सारा जो लेंथ है वो नेचुरल पोजीशन से डिफाइंड होगा। ये इनिशियल लेंथ L0 है, स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ, नेचुरल लेंथ, और ये यहीं से जो नेचुरल लेंथ है यहाँ से इलोंगेशन x1 है और ये इलोंगेशन x2 है। तो ये टोटल यहाँ पे स्प्रिंग का लेंथ L0 प्लस x1 आ गया, और यहाँ पे लेंथ L0 प्लस x2 आ गया। तो इलोंगेशन कितना हुआ x1 से x2 जाने में,
x2 माइनस x1, इसको x मान लो। तो इलोंगेशन जो होगा स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग का टेंडेंसी हमेशा नेचुरल पोजीशन पे आने का, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने का। तो स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसी को बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। ये देखो, ये हमेशा नेचुरल पोजीशन में जाना चाहेगा। तो ये जितना इलोंगेशन ज़्यादा रहेगा उतना स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा होगा। तो F प्रोपोर्शन टू x होता है, तो F इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया। माइनस साइन बता रहा है कि F और x अपोजिट डायरेक्शन में है, और K को बोला गया स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। देखो F अपॉन एक्स के इक्वल टू न्यूटन अपॉन मीटर, मतलब 1 मीटर में कितना न्यूटन का फोर्स ये टॉलरेट कर सकता है। इसलिए ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग होता है कि स्प्रिंग कितना कैपेबल है। अब वर्क डन की बात करी जाए तो x1 से x2 जाने में कितना वर्क डन हुआ स्प्रिंग फोर्स के कारण, ऐसा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो kx जो होता है ये स्प्रिंग फोर्स है, और माइनस साइन दोनों के डायरेक्शन के कारण है। तो माइनस kx dx हो गया x1 टू x2, माइनस k और x के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 x1 टू x2। कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ये आ गया माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, मतलब हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। तो x1 पहले होगा x2 बाद में, मतलब ये इनिशियल हो गया और ये x2 फाइनल हो गया। अब जैसे वर्क डन बाय स्प्रिंग लेते हैं, जब नेचुरल से इलोंगेशन हो रहा है स्प्रिंग में, तो नेचुरल कहने का मतलब क्या है, x1 की वैल्यू 0, और इलोंगेशन कहने का मतलब क्या है, x2 इक्वल टू x। ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो कितना हो जाएगा वर्क डन, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से वर्क डन यदि इलोंगेशन से नेचुरल लें, तो इलोंगेशन इनिशियल है x1 इक्वल टू x होगा, नेचुरल फाइनल है x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो नेचुरल से इलोंगेशन में माइनस, इलोंगेशन से नेचुरल में प्लस। सिमिलरली नेचुरल से कंप्रेशन में माइनस, और कंप्रेशन से नेचुरल में प्लस आएगा। तो वर्क डन राउंड ट्रिप में स्प्रिंग का वो देखते हैं कितना आता है, वर्क डन नेचुरल से इलोंगेशन, इलोंगेशन से वापस नेचुरल, तो हो गया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप वर्क डन, और ये 0 है। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जिसका वर्क डन राउंड ट्रिप में 0 होता है, और ये पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना। और वर्क डन राउंड ट्रिप में 0 होता है, मतलब किसी भी रास्ते से जाए, एक पॉइंट ए से बी पॉइंट पे जाना है, तो सपोज दैट कि इस रास्ते से गए, है ना, ये जाने का रास्ता हुआ और ये आने का रास्ता हुआ, है ना। तो वर्क डन ए टू बी तो इस रास्ते से हो गया, लेकिन वर्क डन बी टू ए इस रास्ते से हुआ, दूसरे रास्ते से बी टू ए। लेकिन थ्रू आउट ए से आप चले और वापस ए पे आ गए, तो राउंड ट्रिप हो गया, तो वर्क डन 0 हो गया इस केस में। तो इस ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स पे क्या क्या पढ़ना है, वेट मतलब mg, और ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, और कोलम्बियन फोर्स, ये क्लास 12 में है, कोलम्बियन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आएगा। और यहाँ पे आएगा वेट और स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स आएगा। ऑल सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्स। इसी के बाद आएगा अब नॉन कंजर्वेटिव देखते हैं। नॉन कंजर्वेटिव में ठीक इसका उल्टा है, वो पाथ पे डिपेंड करेगा और राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं आएगा, जैसे फ्रिक्शन। अब देखो फ्रिक्शन का केस, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए से बी जा रहे हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया डी, और फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट की ओर और डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर। तो वर्क डन ए टू बी बाई फ्रिक्शन फोर्स इज माइनस एफ डी। और जब बी से ए जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा लेफ्ट साइड और फ्रिक्शन लगेगा राइट साइड। तो इस केस में वर्क डन आ जाएगा बी टू ए, फिर वापस माइनस एफ डी। तो राउंड ट्रिप में
ए टू बी और वापस बी टू ए, राउंड ट्रिप हो गया, वर्क डन माइनस एफ डी प्लस माइनस एफ डी मीन्स माइनस 2 FD विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो वर्क डन राउंड ट्रिप में 0 नहीं है, तो ये रास्ते पे डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन का वर्क डन। तो ऐसे वर्क डन को बोलते हैं, ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और ये क्या है, पाथ डिपेंडेंट है ना। तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पता लग गया। अब आएगा एक्सटर्नल फोर्स। तो जैसे पुश और पुल जो करते हैं, सपोज कोई फोर्स F लगा रहे हैं या पुल कर रहे हैं या फिर कोई पुश कर रहे हैं F फोर्स, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स जो होता है, ये सिंपली जो पढ़े अपने डेफिनेशन F डॉट डी है ना, FD cos थीटा, ऐसे निकल जाएगा। अब जब भी किसी सवाल को देखना है तो उस केस में इन्हीं 3 फोर्स पे कंसर्न करना है। पहला कंजर्वेटिव फोर्स कौन है उस क्वेश्चन में, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है उस क्वेश्चन में, और तीसरा अप्लाइड फोर्स कौन है, माने बाहर से हम पुश या पुल क्या लगाए। क्योंकि जब टोटल वर्क डन लेंगे तो ये आएगा कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन प्लस अप्लाइड फोर्स का वर्क डन। और जब वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे हम लोग तो इसी वर्क डन, ये टोटल जो वर्क डन है ये चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा। तो अब हम लोग उसको देखते हैं। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसे डिफाइंड है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही टोटल वर्क डन है। तो इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन आ गया, अप्लाइड फोर्स का वर्क डन आ गया और कंजर्वेटिव फोर्स का भी वर्क डन आ गया। अब ये लीनियर मैकेनिक्स में भी है और रोटेशनल मैकेनिक्स में भी। तो कोई भी सवाल है फिजिक्स का, तो टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। बहुत सारा मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब एनर्जी के बारे में जानते हैं। एनर्जी में क्या क्या पढ़ना है। पहला है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये होता है प्लस mgh भी होगा और माइनस mgh भी होगा। ये डिपेंड करता है कि आप हाइट कहाँ से ले रहे हैं। तो एक डेटम मानेंगे, मतलब रेफरेंस लाइन, वैसे पोजीशन को बोलते हैं जहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 हम लोग एज्यूम कर लिए, अपने मन से मान लिए। और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैरी करेगा डेटम, और ये अपने चॉइस पे है कहाँ हम लेते हैं। वैसे प्लेस पे लेना है जहाँ से हाइट मेजर करना ईजी हो जाए ऑब्जेक्ट का। ये प्लस h है डेटम से ऊपर, मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यदि नीचे जा रहे हैं तो माइनस h आएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh आएगा और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh आएगा। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी, ये होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन। ये हो गया हाफ mv², ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसको वेक्टर में आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। कैसे, हाफ m v डॉट v, क्योंकि v वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है। तो v डॉट v मतलब v का स्क्वायर, तो हाफ m v स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में पूछ सकता है, जेईई और नीट में पूछ चुका है ऐसा क्वेश्चन कि काइनेटिक एनर्जी कौन सा ऐसा एनर्जी है उसको वेक्टर के टर्म में लिखना है, काइनेटिक एनर्जी को वेक्टर के टर्म में, तो उसको लिखेंगे हाफ m v डॉट v। बस 1 सेकंड का इसका आंसर है। तीसरा है मैकेनिकल एनर्जी, ये होता है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी वैल्यू प्लस mgh प्लस हाफ mv² होगी। जब इस केस में जब डेटम के ऊपर हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, और कभी कभी माइनस mgh और प्लस हाफ mv² ऐसा भी होगा। ये उस केस में माइनस mgh जब पोटेंशियल एनर्जी मेरा निगेटिव आएगा, मतलब डेटम के नीचे हाइट हम लोग मेजर करते हैं, उस केस में मैकेनिकल एनर्जी आएगा। तो अब मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये कब कंजर्व होगा, जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्ट्स ऑन द सिस्टम। ओनली इन दिस केस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल करना है, अदरवाइज नहीं। पहला हो गया। दूसरा, इसी केस में जो वर्क डन आएगा वो निगेटिव डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, है ना, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो dw इज इक्वल टू माइनस du इज इक्वल टू
डेल्टा के ई, ऐसा आएगा। अब इसको एफ डॉट डी एस के टर्म में लिखो, देखो एफ डॉट डी आर लिख दिए माइनस डी यू, इन्हीं दो को लेके चलते हैं, है ना। तो फोर्स जो वेक्टर आ रहा है वो एफ इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, है ना, और आगे माइनस साइन, इसको बोलते हैं फोर्स। मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस, है ना, इसका जो ग्राफ आएगा उसका स्लोप को कहेंगे फोर्स, और उस स्लोप में माइनस लगा देना है। जैसे ये हो गया आर, ये हो गया यू, और ये सपोज दैट कोई ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप आएगा वो स्लोप, तो देखो ये पॉजिटिव आ गया, तो इसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आएगा मेरा फोर्स। इसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट को बोलते हैं। निगेटिव पोटेंशियल, निगेटिव साइन है तो निगेटिव भी आगे लगा दो। निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट इज इक्वल टू फोर्स। ये लैंग्वेज कॉन्सेप्ट हो गया, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म एफ इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर। क्वेश्चन जब जेई और नीट में टफ आएगा तो इसी से आएगा। ये 1D में जब क्वेश्चन आएगा, 1 डायमेंशन में, तब तो ये सही है, लेकिन यदि 2D और 3D में दे दिया तो उस केस में f इक्वल टू माइनस ये डेल यू अपॉन डेल आर लिखते हैं। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, मतलब जब आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इस केस में y एंड z कांस्टेंट का काम करेगा। जब आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x और z कांस्टेंट का काम करेगा, और जब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो x और y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो उसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये मैथमेटिक्स में पढ़ना है। तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो f को लिखेंगे तो माइनस डेल यू अपॉन, देखो x के रिस्पेक्ट में करना है तो इसके साथ i, फिर माइनस डेल यू अपॉन इस बार y के रिस्पेक्ट में करना है तो j, और फिर माइनस डेल यू अपॉन डेल z के करना है तो याद आएगा k। इसको एक एग्जांपल से समझो। सपोज u इक्वल टू दे दिए 2x² प्लस 3y प्लस z, ऐसा दे दिए। तो सबसे पहले क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल x निकालो, तो सिर्फ x के रिस्पेक्ट में, तो 4x हो गया, y कांस्टेंट z कांस्टेंट 0 0। फिर डेल यू अपॉन डेल y निकालो, तो x कांस्टेंट है तो 0, 3y का 3 हो गया प्लस 0, यहाँ हो गया ये 4x, यहाँ हो गया ये 3, और डेल यू अपॉन डेल z हो गया, तो x और y कांस्टेंट है तो 0 0, z की वैल्यू 1, ये 1 हो गया। तो फोर्स वेक्टर क्या हो गया, माइनस 4xi माइनस 3j माइनस k। अभी देखो पावर देखते हैं, पावर देखते हैं। पावर क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। किस रेट से पावर वर्क कर रहे हैं, तो जितने कम समय में वर्क होगा मतलब पावर ज़्यादा है, जितने ज़्यादा समय में वर्क होगा पावर उतना कम है, माने वर्क अपॉन टाइम, है ना। पावर इजकल हो गया, वर्क हो गया एफ डॉट डी अपॉन टाइम, ये हो गया एफ डॉट डी बाई टी हो गया वी, एफ डॉट वी को बोलते हैं पावर, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका फॉर्मूला हो गया एफ वी कॉस थीटा। जब थीटा 0 डिग्री होगा मतलब फोर्स और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होगा तो पावर मैक्सिमम होगा एफ वी। थीटा जब 90 डिग्री होगा मतलब फोर्स और वेलोसिटी 90 डिग्री होगा, उस केस में पावर 0 होगा। और थीटा जब 180 डिग्री आएगा तो उस केस में पावर माइनस एफ वी होगा, अपोजिंग फोर्स का पावर। और किसी भी एंगल रहेगा एनी एंगल तो थीटा एनी में एफ वी कॉस थीटा, थीटा एनी एंगल उस केस में। और देखो एवरेज पावर क्या होगा, ये होगा टोटल टाइम से डिवाइड होगा और ऊपर टोटल वर्क डन, मतलब एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी। ये हो गया मेरा एवरेज पावर, टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम। इसका एक और फॉर्मूला देखो, P जो होगा वो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, डिफरेंशियल फॉर्म में। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, पी टी टी, यही हो गया टोटल वर्क, टोटल वर्क।
तो पावर एवरेज जो आएगा इस केस में पी डी टी, जब पावर टाइम का फंक्शन होगा, अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। कभी कभी जब टफेस्ट सवाल पूछेगा जेई या नीट, तो उस केस में इस फॉर्मूला पे सवाल बनेगा। पावर यहाँ टाइम का फंक्शन रहेगा, कांस्टेंट पावर नहीं है ना। जब कांस्टेंट पावर रहेगा तो इससे सवाल बन जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरिएबल रहेगा, तो ऐसे सवाल बनाना है। मान लो फोर्स दिया है Fxi प्लस Fyj प्लस Fzk और वेलोसिटी वेक्टर Vxi प्लस Vyj प्लस Vzk। तो इस केस में पावर क्या होगा, F डॉट वी। तो I का कोफिशिएंट को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ। तो ये हो गया Fx Vx, x कॉम्पोनेंट एक साथ, Fy Vy, y कॉम्पोनेंट एक साथ, Fz Vz, z कॉम्पोनेंट एक साथ। क्योंकि I का J के साथ और K के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, एंगल 90 बनता है। तो पावर जब वेक्टर में रहेगा, फोर्स और वेलोसिटी, तो पावर इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अब यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत इजी सवाल रहता है तो यूनिट डायमेंशन से सवाल पूछ देता है। फोर्स डॉट डी है, एफ डॉट डी है ना, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एफ को एम में बोलते हैं, तो एम ए और डी, और ए की जगह वी बाई टी आ जाएगा, एम वी डी अपॉन टी है ना। तो ऐसे फॉर्मूला हम लोग सेट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग यूनिट और डायमेंशन से सवाल चेक कर सकते हैं। यहाँ देखो, ये हो गया न्यूटन और ये हो गया मीटर। तो वर्कडन क्या हो गया, न्यूटन मीटर, इसका एक यूनिट हो गया, ये एसआई यूनिट हुआ, एसआई यूनिट फॉर्मूला से डिराइव हो जाएगा। ये हो गया केजी, एक्सेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो गया मीटर, मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी एसआई यूनिट हो गया, और ये भी न्यूटन मीटर, ये भी एसआई यूनिट हो गया। यहाँ से भी वही आएगा सेम। और जब सीजीएस में जाएंगे तो न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन, और मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर। ये सीजीएस यूनिट में हो गया। और जब इसको देखेंगे सीजीएस में, तो केजी की जगह आ जाएगा ग्राम, मीटर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम तो वही रहेगा, इसका पावर -2। ये हो गया सीजीएस में, ये हो गया, और ये हो गया एसआई में। अब एक और यूनिट होता है जूल। तो एसआई सिस्टम में जूल भी इसको बोलते हैं, है ना, जे से डिनोट करेंगे। और सीजीएस में बोलते हैं अर्ग, ये सीजीएस यूनिट है अर्ग। और जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, 10⁻⁷ अर्ग इज इक्वल टू 1 जूल। अब डायमेंशन में चेंज करना है, तो देखो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर है, तो केजी मतलब m, मीटर मतलब l का पावर 2, समय तो t की पावर -2, m l टू t -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वर्क का। पावर में देखो वर्क बाई टाइम है, तो एक तो हो गया ये जूल पर सेकंड है ना, दूसरा देखो f और v है, तो हो गया न्यूटन मीटर पर सेकंड है ना। और फिर देखो p इक्वल टू f है तो m a है ना, और v कर दिए, तो ये आ जाएगा कितना, केजी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड, ए का वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3। ये हो गया जूल पर सेकेंड में, ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ये ऐसा यूनिट हो गया, ये भी ऐसा यूनिट हो गया। अब इसको सीजीएस में यदि करना चाहें तो ये हो गया अर्ग पर सेकेंड, सीजीएस में होगा तो क्या होगा अर्ग पर सेकेंड। और यहाँ सीजीएस देखें तो क्या हो जाएगा, केजी है तो ग्राम, मीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम है तो सेकेंड की पावर -3। ये हो गया सीजीएस यूनिट है ना, और ये हो गया एसआई यूनिट। तो अलग अलग फॉर्मूले से अलग अलग तरीके से यूनिट को पूछा जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब सवाल आराम से बन जाएगा, इसमें हड़बड़ाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आराम से करेंगे तो धीरे धीरे सब हो जाएगा।